नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है, राज्यपाल और एक मंत्री में किस बात को लेकर के जो है वो ठन गई है, और क्यों जो है वो एक मंत्री ने कहा है कि मैं बार बार राज्यपाल से आग्रह कर रहा हूं, पक्ष के एमएलए विपक्ष के एमएलए सबको साथ लेकर के मैं राज्यपाल से मिल गया हूं, लेकिन एक जो विधेयक वहां पर गया है उसको हरी झंडी नहीं मिल रही है। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है और जो जनता है वो अब सड़कों पर उतर सकती है। एक मंत्री और राज्यपाल में क्यों ठनी, आपको वो भी बताएंगे। और राज्यपाल ने आज पलटवार किया है वो भी बताएंगे। और दूसरी जो बड़ी खबर है, अब कोरोना के बाद एक नई बीमारी ने देश दुनिया को हिला दिया है और भारत भी कहीं ना कहीं जो है वो चिंतित है। जब कोरोना आया था उसके जख्म को आज तक देश और जो प्रदेश है वो नहीं भूल पाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक डर का माहौल है वो पनप गया है। कौन सी बीमारी, आपको वो भी बताएंगे। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको आज बड़ी सौगात दी है। ग्रामीण स्तर पर जो महिलाएं हैं उनके उत्पाद अब पूरे प्रदेश में बिकेंगे, पूरे देश में बिकेंगे, वो भी आपको बताएंगे। वहीं स्कूल टाइमिंग में बदलाव, वो भी बताएंगे, महत्वपूर्ण खबर है। और एक बहुत ही कह सकते हैं आप देवभूमि को शर्मसार करने वाली खबर है कि दादा ने जो है वो पोती का रेप किया है। यह खबर शिमला जिला से है, वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से प्रदेश के 44,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 3,50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस वेबसाइट से स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिलेगा और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। वहीं सीएम ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 7 फूड वैन को भी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोचक बात यह है कि महिलाएं खुद उसको वैन को जो है वो चला रही थी। उन्होंने कहा कि हिम इरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और अपने आने वाले समय में इसे और अधिक जो है वो सुदृढ़ किया जाएगा। आने वाले सालों में सरकार ने भी कहा है। उन्होंने सभी स्वयं सहायता समूह को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने को कहा ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों, चाहे वो राष्ट्रपति हो, इसके अलावा प्रधानमंत्री हो, अन्य गणमान्य जो व्यक्ति है, उनको हिम इरा से बने जो उत्पाद हैं वो हम उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हिम इरा के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए प्रदेश सरकार सरकारी भवनों में इन उत्पादों के लिए एक समर्पित दुकान उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वनों में पौधरोपण जैसे कार्यों में महिलाओं और युवा समूह की जो है वो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। आने वाले समय में गांव में जो महिलाएं हैं उनको गांव में जो खाली जगह है वहां पर पौधरोपण का कार्य भी दिया जाएगा। एक नई योजना सरकार ला रही है, सीएम ने आज ऐलान किया है। सीएम ने पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव के दृष्टिगत पूर्व भाजपा सरकार ने अंतिम 6 माह में बिना बजट प्रावधान की योजनाएं शुरू की, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पिछली भाजपा सरकार ने केवल चुनावी लाभ के लिए सुविधा संपन्न लोगों को 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी। उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गरीब लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली भी देगी और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। उन्होंने सुविधा संपन्न लोगों से स्वेच्छा से बिजली की सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने बिजली सब्सिडी का परित्याग करने वाले लोगों का आभार भी व्यक्त किया। सीएम ने बड़ा बता दें आपको इस खबर को लेकर के। खबर यही है कि जो महिलाएं ग्रामीण स्तर पर जो स्वयं सहायता के समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनके जो उत्पाद हैं लोग अब ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। बैन जो है वो गांव में जाएगी, ब्लॉक्स में जाएगी, वहां पर वो उत्पाद बेच सकेंगे। 3.5 लाख महिलाएं हैं प्रदेश में। यानी जिस प्रकार से बाहरी राज्यों से लोग आते हैं यहाँ पर कुलचा बेचते हैं, मोमोज बेच रहे हैं, ऐसे में जो हमारे हिमाचल प्रदेश की अपनी महिलाएं हैं वो दिन का 3,000 रुपए 2,000 रुपए कमाएं, तो ऐसे में वो खुद सशक्त हो, इसके लिए जो है वो हिम इरा के जो वेबसाइट है वो भी लॉन्च की है और जो बैन्स है वो भी दे दी गई है महिलाओं को। दूसरी बड़ी खबर,
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पति है रॉबर्ट वाड्रा, वो आज शिमला में थे। उन्होंने जाखू मंदिर में आज माथा टेका। इस दौरान व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं शिमला अक्सर आता जाता रहता हूं, मेरा यहां पर घर है, खुद का घर है, मेरे लिए जाखू मंदिर में आकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी था। मैंने प्रियंका और अपने बच्चों और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की है और मेरी प्रार्थना पूरे देश के लिए भी थी। लोगों में भाईचारा और देश में धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये बड़ी बात कही है। मैं मस्जिदों में होने वाले सर्वेक्षणों के भी खिलाफ हूं। हमें धर्म निरपेक्ष जो होना चाहिए, उन्होंने ये बड़ी बात कही है। हमें अपने देश में सभी का सम्मान करना चाहिए। जब लोग विभाजित नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और देश भी मजबूत होगा। तो रॉबर्ट वाड्रा आज शिमला में थे, मत्था टेका उन्होंने। जाखू मंदिर बहुत पॉपुलर मंदिर है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर मंदिर है, तो वहां पर वो आए। उन्होंने कहा कि मेरी दिली इच्छा थी इस मंदिर में आने की। और इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा भी छराबड़ा में है, शिमला में ही है, बच्चे भी उनके वहीं पर हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा आए थे, कुछ लोग जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो भी वहां पर थे। तो उन्होंने मत्था टेका, देश प्रदेश और अपने परिवार के लिए उन्होंने जो है वो आज वहां पर प्रार्थना की। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश और देश में जो है वो कहीं पर भी जो जाति जो धर्म की राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, स्कूल टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया, ये भी बड़ी खबर है। घनी धुंध और कोहरे के चलते ऊना जिला में जो स्कूलों की टाइमिंग है वो आज डीसी ने बदल दी है, जिलाधीश ने बदल दी है। अब 4 जनवरी से 31 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक स्कूल लगेंगे। तो ये नए आदेश है जी ऊना जिला के लिए, जो डीसी है उन्होंने ये आदेश आज जारी किए हैं। तो धुंध अधिक है तो अब जो स्कूलों की टाइमिंग है बदल दी, 10 से 3 कर दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है आज की, राजभवन और सरकार के एक मंत्री के बीच नौतोड़ जमीन को लेकर आपस में ठन गई है। राज्यपाल पर आरोप लगे हैं कि जो कबायली जिले के लोग हैं उनको नौतोड़ जो विधेयक है उसको हरी झंडी नहीं दी जा रही है राजभवन से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल के नौतोड़ संबंधी जो कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी न देने पर आगामी समय में अगर विधेयक को हरी झंडी नहीं मिलती है तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से जनता सड़कों पर उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, ये मंत्री ने कहा है। मंत्री के इस बयान पर राज्यपाल ने आज पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजभवन किसी के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि इस संबंध में राजभवन ने सरकार से पात्र लाभार्थियों की सूची मांगी थी। राजभवन से सरकार ने पूछा है कि नौतोड़ के तहत कितने लोगों के आवेदन आए हैं, उनके नाम क्या है, उसकी सूची दिखाएं, जिसे सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है, राज्यपाल ने कहा, जिसके कारण राज्यपाल ने इसको मंजूरी नहीं दी है। राज्यपाल ने 2 टूक शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि राजभवन किसी के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राजभवन नहीं है। राज्यपाल ने मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वह सरकार के माननीय मंत्री है, राजभवन ने ही उन्हें शपथ दिलाई है, यहाँ उनका स्वागत है, हम उनका सम्मान करते हैं। वे भले ही राजभवन का अनादर करें, अब सरकार व राजभवन भले ही अनादर करें, ये राज्यपाल ने कहा। अब सरकार व राजभवन में नौतोड़ संशोधन विधेयक की स्वीकृति पर तकरार बढ़ गई है। इससे पहले जो मंत्री जगत सिंह नेगी इन्होंने बयान दिया था कि इस संबंध में वो खुद राज्यपाल से 5 बार मुलाकात कर चुके हैं 2 साल में। पक्ष और जो विपक्ष के विधायक हैं उनको साथ लेकर, जनजातीय सलाहकार जो परिषद है उसके सदस्य है, पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है, ये मंत्री ने कहा है। इसके अलावा राज्यपाल जब किन्नौर दौरे पर भी थे तो उस दौरान भी प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात कर इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की गुहार लगाई। नेगी ने कहा कि राज्यपाल इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंजूरी भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो क्वेरी लगाई है उसको एड्रेस कर दिया गया है। मंत्री ने कहा अब मंजूरी न देने के पीछे का कारण क्या है, ये समझ से परे हैं। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब एक बार फिर से कोशिश की जाएगी, राज्यपाल से मुलाकात कर फिर से आग्रह किया जाएगा कि वह इस प्रस्ताव को मंजूरी दें ताकि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिल सके। लेकिन अगर फिर भी उसके बावजूद भी मंजूरी नहीं मिलती है तो संविधान में दिए गए अधिकार के मुताबिक शांतिपूर्ण विरोध का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जनमानस के साथ सड़कों पर भी उतरेंगे, ये उन्होंने कहा।
नौतोड़ नियम के तहत जनजातीय क्षेत्रों के ऐसे लोगों को जिनके भूमि देने का प्रस्ताव है जिनके पास 20 बीघा से कम जमीन है। राज्यपाल के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत शक्तियां हैं कि वह केंद्र सरकार राज्यपाल को केंद्र सरकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित या सस्पेंड कर सकते हैं। प्रदेश में इससे पहले 3 बार राज्यपालों ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया है जिससे पात्र लाभार्थियों को जमीनें दी गई है। सुक्खू सरकार के सत्ता में आने के बाद साल जो है वो 7 जुलाई 2023 में मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित जो प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया था और मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था, लेकिन अब तक इसे राजभवन से मंजूरी नहीं मिली है जिसके बाद तकरार बढ़ा है। अब जो मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि जो वहां की जनता है, हम बॉर्डर वाले एरिया के लोग हैं, हमारे पास भी जिसके बाद जमीन अगर कम है तो वो फिर पलायन करेगा। तो अब इसमें जो है तकरार हुई है राजभवन में और मंत्री में। अब कौन इसमें जो है वो सच्चा है कौन गलत है वो तो अलग बात है, लेकिन राज्यपाल ने क्या कहा, मंत्री ने क्या कहा आपको मैंने बता दिया है। मंत्री ने कहा है कि जनता की प्रॉब्लम है, जनता की मांग है और मेरे माध्यम से मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको मंत्रिमंडल के सामने रखूं। मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिली, उसके बाद ये राजभवन को गया। राजभवन इसमें जो है वो अभी तक क्वेरी लगा रहा है, हमने एड्रेस भी कर दिया है क्वेरी को, बावजूद इसके जो है वो वहां से जो रिप्लाई आना चाहिए था, जो मंजूरी मिलनी चाहिए, तो अभी तक नहीं मिल पाई है। अब लोकतंत्र में जो है हमारे पास ऐसा भी चारे होते हैं कि जब कोई बात को नहीं सुना जाता है तो फिर जनता जब सड़क पर उतरेगी तो फिर उनके साथ उतरना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। तो एक मंत्री राजभवन में जो है थोड़ा तकरार हुआ है, थोड़ी आपस में ठनी है। अब इसमें आगे क्या आगे होता है आने वाला समय बता पाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, हाईकोर्ट की खबर है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर जिला के तेलंगी निवासी किशोर कुमार की पुलिस हिरासत में हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। यह आज की खबर है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया व न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने मृतक की पत्नी चंद्रकला द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात गृह सचिव सहित पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक किन्नौर व थाना प्रभारी रिकांगपिओ सहित स्थित कल्पा को जो रिकांगपिओ स्थित जो है वो जो थाना प्रभारी जो रिकांगपिओ है उनको जो है वो नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। निजी तौर पर बनाए प्रतिवादी को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 8 अगस्त 2024 की शाम लगभग 7 बजे किशोर कुमार शिकायतकर्ता संघवीर के क्वार्टर के आंगन में आया था। किशोर ने राशन ले रखा था और बारिश होने के कारण वहां रुक गया। इसके बाद आरोपित पुलिस कर्मचारी व गृह रक्षक वहां आ गए और किशोर कुमार पर आरोप लगाया कि उसने उनका मोटरसाइकिल गिराया है। कल्पा पुलिस चौकी के दोनों कर्मियों ने कथित तौर पर किशोर कुमार को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और दोनों ने हेलमेट से सिर पर वार किए। आरोप है कि इसके बाद संघवीर और किशोर कुमार को गाड़ी में कल्पा चौकी से जो है वो कल्पा चौकी से गए, जहां दोनों को पीटा, जहां किशोर बेहोश हो गया। फिर दोनों को पुलिस वाले रिकांगपिओ अस्पताल ले गए। इसके 2 दिन के बाद किशोर की मौत हो गई और संघवीर ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे बयान से मुकरने के लिए धमकियां भी दी गई। मृतक के रिश्तेदार योगेश्वर सिंह, राजेश कुमार, जयवंत कुमार, ओम प्रकाश, गीता सिंह तथा नीरज कुमार ने मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर डीएसपी से मिले और डीएसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया, मगर मामले अब तक जो मामला है उसकी जो जांच है उससे असंतुष्ट होते हुए मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की गुहार लगाई है। अब इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो 10 जनवरी को होगी। तो ये बड़ी खबर थी। होम सेक्रेटरी और जो डीजीपी है उन सबको जो है वो भेज दिया गया है कि आप इसमें क्या क्या हुआ अभी तक वो बता दें, पूरा मामला क्या है। आईजीएमसी शिमला में आज से 500 से अधिक जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो हड़ताल पर चले गए हैं। बड़ी खबर है। इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिला। इनके हड़ताल पर जाने से मरीजों को भी आज दिन भर परेशानियों का सामना करना पड़ा। आईजीएमसी में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अस्पताल में चारों ओर गंदगी बिखरी हुई है। वहीं 151 डॉक्टर पहले ही 1 महीने की छुट्टी पर हैं। अब आउटसोर्स कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ऑपरेशन भी आने वाले समय में टालने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में गंदगी हो गई है। दरअसल आईजीएमसी में अब क्या हुआ है कि 132 जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनकी जो जॉब है वो 1 जनवरी से सेवाएं समाप्त कर दी है, हटा दिया है आउटसोर्स कर्मचारियों को 132 को। इससे आईजीएमसी के जो दूसरे कर्मचारी भड़क उठे हैं। इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। मजदूर संगठन सीआईटीयू भी इनका समर्थन कर रही है। हटाए गए कर्मियों में वार्ड अटेंडेंट, सुरक्षाकर्मी, ओटीटी इत्यादि शामिल है। तो ये बड़ी खबर है। आईजीएमसी में क्या हुआ है कि आज 500 से अधिक जो कर्मचारी है
हड़ताल पर चले गए हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो 132 कर्मचारी है, जब कोरोना था प्रदेश में, दिन रात इन्होंने सेवाएं दी, अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन अब सरकार इनको हटा रही है, प्रशासन इनको हटा रहा है, तर्कसंगत नहीं है, इनको वापसी रखा जाना चाहिए। और आज इनके समर्थन में जो 500 से अधिक कर्मचारी है वो हड़ताल पर चले गए। ना सफाई हुई, टॉयलेट जो है साफ नहीं थे, और ऐसे में जो मरीज वहां पर थे, तीमारदार थे, जो बीमारी उनको लगी हुई है, उनको ये डर सता रहा है कि बीमारी तो है ही है, जैसे गंदगी है तो गंदगी से और बीमारी हो सकती है। आने वाले समय में अगर जो है उन्होंने जो वहां पर आउटसोर्स कर्मचारी है जो अभी कार्यरत है, कुछ को हटा दिया गया, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर इनको वापसी नहीं रखा गया तो हम जो है आगामी समय में सचिवालय घेराव करेंगे, और इसके अलावा जो रिज पर जो प्रतिमा है महात्मा गांधी की, उसके नीचे प्रोटेस्ट करेंगे। और जो मोर्चा है वो इन्होंने खोल दिया, और आगामी समय में अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो फिर गंदगी का आलम जिस प्रकार से आज रहा एजेंसी में, वो आगामी समय में देखने को मिल सकता है। अगर आउटसोर्स कर्मचारी वापसी जो यहाँ पर कार्यरत भी है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश के शिमला के रोहडू की स्पेल घाटी के दलगांव में ऐतिहासिक भुंडा महायज्ञ शुरू हो गया है। आज से बड़ा ऐतिहासिक ये भुंडा महायज्ञ है। 5 दिन चलने वाले इस महायज्ञ में जो है वो ये जो यज्ञ है 40 साल बाद हो रहा है। देवता महाराज बकरालू जिन्हें साक्षात महाशिव का अवतार माना जाता है, इससे पहले 1985 में इसका आयोजन किया गया था। इस महायज्ञ में 1.5 लाख से अधिक जो लोग हैं वो शामिल होंगे। इसमें महायज्ञ में करीब जो ये महायज्ञ है, ये बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग वहां पर हैं 100 करोड़ से अधिक जो है वो खर्च होने की उम्मीद है। इसके लिए स्पेल घाटी में 3 प्रमुख देवता महाराज बोंद्रा, देवता महाराज महेश्वर और देवता महाराज मोरिश, ये तीनों जो है वो बीती रात को दलगांव पहुंच गए हैं। 9 गांव हैं वहां पर जो इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इन देवताओं के साथ हजारों की संख्या में देवलू, देवताओं के कारदार और जो श्रद्धालु वे पहुंच गए हैं। मान्यता है कि भुंडा महायज्ञ की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। इस यज्ञ में भगवान परशुराम ने नरमुंडों की बलि दी थी। ये किंवदंतियां हैं, इसलिए इसे नरमेघ यज्ञ भी कहा जाता है। यह अनुष्ठान पूर्ववर्ती बुशहर रियासत के राजाओं की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हिमाचल में कुल्लू के निर्मंड, रामपुर, बुशहर, रोहडू में भी इसे जो है सदियों से मनाया जा रहा है। इस भुंडा यज्ञ में सभी की जो नजरें हैं वो विशेष किस्म की घास की रस्सी पर रहेगी। इस रस्सी की इस जो रस्सी है इसको 2 पहाड़ियों के बीच बांधा जाएगा, और इस रस्सी को देवता के गुरु सूरतराम पार करेंगे। वह इस रस्सी से जो वहां पर एक स्थानीय निवासी है वो उसको पार करेंगे, वह इस रस्सी से मौत की घाटी पार करेंगे। ये जो व्यक्ति है, स्पेशल व्यक्ति है जो यही काम करता है, जो हमारे पास जानकारी है। 2 पहाड़ियों के बीच लगाई जाने वाली रस्सी पर एक कोने से दूसरे कोने में जो है वो जाएंगे। इसे देखने के लिए सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो उमड़ेगी। बड़ा है ये, बेड़ा इसको कहा जाता है पहाड़ी लोकल लैंग्वेज में। भुंडा महायज्ञ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी जाने का कार्यक्रम था, लेकिन आज मौसम खराब था, इसके चलते जो हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, इस वजह से सीएम सुक्खू नहीं जा पाए। लेकिन सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह कल वहां पर जाएंगे और इस भव्य कार्यक्रम में वहां पर रहेंगे। तो भुंडा महायज्ञ देवता महाराज बकरालू, ये लगभग जो शिमला से अगर बात करें, शिमला से आपको रोहडू जाना है और रोहडू से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर दलगांव एक जगह पड़ती है, वहां पर ये होना है। और ये बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से अधिक जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी भी, जब से हिमाचल प्रदेश बना है 1948 से, ऐसा महायज्ञ कभी नहीं हुआ है। पहली बार इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर, सीबीआई ने ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी को हिमाचल प्रदेश में एक केबल ऑपरेटर से अनुपालन मामलों में उसका पक्ष लेने के लिए कथित तौर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया है। अधिकारी ने जो अधिकारी है उन्होंने जानकारी दी है आज। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के वरिष्ठ शोध अधिकारी नरेंद्र सिंह रावत, इनका नाम, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। और उन पर आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में केबल सेवाएं चलाने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लाइसेंस धारक से रिश्वत मांगी थी। उन्होंने कथित तौर पर ऑपरेटर से राज्य में अन्य 5 लाइसेंस धारक केबल ऑपरेटरों की ओर से तिमाही प्रदर्शन रिपोर्ट जैसे विनियामक दस्तावेजों का आकलन करने के पक्ष लेने के लिए रिश्वत देने को भी कहा था। एजेंसी ने बताया कि रिश्वत का उद्देश्य मंत्रालय को उनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश नहीं करता था। तो ये बड़ा कह सकते हैं अधिकारी है, आरोप लगे हैं, रिश्वत ले रहे थे 1 लाख रुपए की। तो इनको लेकर के ये बड़ी खबर थी। इसके अलावा एक सबसे अधिक चौंकाने वाली खबर है और दुखदाई खबर भी आप कह सकते हैं, अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर तो ऐसा कभी भी हिमाचल प्रदेश में ना हो, देश में ना हो। चीन में कोरोना वायरस ने जैसे तबाही मचाई थी
उसे शायद ही देश कभी भूल पाए। चीन अभी तक कोरोना से मिले दर्द से उभरे भी नहीं है। चीन और जो हमारा देश है, पूरा वर्ल्ड है, वो उभरा भी नहीं था कि वहां एक और खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन के अस्पतालों की जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो बेहद डराने वाली है और हर तरफ मरीजों का तांता लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि चीन में लोग ह्यूमन मेटापेनियोमो वायरस, HMPV और अन्य कई खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। जिन वायरस की चपेट में आने जो ये वायरस हैं, इसकी जो चपेट में लोग आ रहे हैं उनमें इन्फ्लुएंजा ए और माइक्रोप्लाज्मा जैसे जो वायरस थे वो शामिल है। अब इसमें क्या है, HMPV का एक वायरस ऐसा वायरल है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है और इस वायरस का सबसे अधिक जो चपेट में इसमें आते हैं छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं वो इसके चपेट में आते हैं और उसके बाद गंभीर रूप से लोग बीमार हो जाते हैं। इस वायरस की चपेट में आने से मरीजों में जो खांसी, बुखार, नाक बंद होने जैसी जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही है और इस वायरस की वजह से मरीज न्यूमोनिया और जो ब्राइकोलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है। इस वायरस को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो है वो बच्चे, बुजुर्गों और जो कमजोर जिनकी कम प्रतिरोधक क्षमता है वो व्यक्ति इसके चपेट में अधिक आ सकते हैं और ये उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से या दूषित जो सतह है उसको छूने से फैलता है और HMPV आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों का कारण बनता है जो आमतौर पर 2-5 दिनों के भीतर अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन जिसमें अधिक वो हो जाता है फिर वो जो है जिसमें अधिक के लक्षण हो जाते हैं फिर वो उसकी जान भी चली जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है वो जो भारतीय मंत्रालय उसको देख रहा है कि सही खबर है, नहीं खबर सही खबर है, लेकिन WHO ने अभी तक कुछ भी जो है वो इसको लेकर के नहीं कहा है और इसमें जो है वो अभी जो ये वायरस है इसकी पुष्टि WHO ने नहीं की है। अब देखना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है और पूरा जो राष्ट्रीय मीडिया है अब और जो स्टेट का मीडिया है वो इस पर खबरें देख रहा है, क्योंकि पहले जब कोरोना आया था हिमाचल प्रदेश और पूरे देश के अंदर तो ऐसा ही कहा था कि ये फेक है, लेकिन बाद में वो बीमारी आ गई थी। तो इसलिए भारतीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो देख रहा है कि सही सूचना है, गलत सूचना। आपको मालूम है कि चाइना का जो मीडिया है, चाइना की जो खबरें हैं वो दूसरे देश में आसानी से जाती नहीं है। वहाँ का जो मीडिया है वो प्रतिबंधित है और वहाँ पर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ये सब बैन है, उनका अपना जो है वो वहाँ पर सोशल मीडिया बहुत सारे चैनल जो उनके अपने चैनल्स है वो अपने देश की जो सीक्रेसी है या फिर अपने देश की जो सूचनाएं हैं वो दूसरे देश तक आसानी से उनकी पहुँचती नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो थोड़ा सा अभी असमंजस है कि क्या ये बीमारी है। तो भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहा है पूरी सूचना को कि सही सूचना है, गलत सूचना है, देख रहा है इस चीज को। WHO ने भी अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये खबर पूरे देश के राष्ट्रीय मीडिया में और प्रदेश के जो मीडिया है उसमें अब कहीं ना कहीं जो लोगों में डर का माहौल है कि एक बीमारी से अभी उभरे नहीं है, दूसरी बीमारी आ गई है। तो चिंताजनक है, भगवान करें ऐसी बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से वीडियो सामने आ रहे हैं स्वाभाविक है कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ पर जरूर है। एक और खबर बताइए आपको, कांगड़ा जिला की पुलिस चौकी रानीताल के अंतर्गत भंगवार पंचायत के बांध गांव में एक बुजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। मृतका मुन्नी देवी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। आज सुबह महिला अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। मृतका के गले पर निशान पाए गए हैं जिससे प्रतीत हो रहा है कि उसकी हत्या की गई है। दुखद खबर है, वही घटना के बाद से मृतका का बेटा नेकपाल बहू और 2 बेटों सहित मौके से फरार हो गया है। नेकपाल का एक बेटा 8 साल का है और जो दूसरा बेटा है वो 1.5 साल का बताया जा रहा है। वारदात की जानकारी मिलने पर हरिपुर और रानीताल पुलिस की टीमें व DSP देहरा अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103A के तहत मामला दर्ज कर दिया है एक के तहत। और इसके अलावा बात करें, मुन्नी देवी पिछले 25 वर्षों से रानीताल पुलिस चौकी के जो समीप है किराए के मकान में अपने बेटे और बहू के साथ रह रही थी। बेटा नेकपाल रानीताल में रेहड़ी पर फास्ट फूड का काम करता था। 21 अगस्त 2024 को आरोपी की 2 मासूम बच्चियों व 3 वर्षीय अंशिका की जो है खुशी की खाने के बाद तबियत बिगड़ने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी की हालत भी गंभीर थी, जिसके चलते उसे टांडा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जबकि बच्चों के पिता नेकपाल को कुछ भी नहीं हुआ था। 4.5 माह बीत जाने पर भी अभी इन दोनों मासूम बच्चियों अंशिका और जो खुशी है इसकी मौत का जो जानकारी जो मौत है वो पहली बनी हुई है। उस समय पुलिस ने खाने के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे थे, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया था। वहीं पुलिस के अनुसार खाने के सैंपल जो भेजे थे अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। 4.5 महीने पहले 2 बच्चों की मौत और अब दादी मुन्नी देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना से जो स्थानीय वहां पर लोगों झकझोर कर रख दिया है। पहले बच्चों की मौत और अब महिला की मौत से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी है उनको सख्त जो सजा है वो देनी चाहिए।
एक खबर शिमला जिला की है। ये खबर चौंकाने वाली है, शर्मसार करने वाली खबर है, बड़ी खबर है। शिमला में एक 80 वर्षीय, शिमला जिला की बात कर रहे हैं हम, शिमला जिला में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी ही पोती का रेप कर दिया है। नाबालिग पोती की उम्र महज 15 साल थी, 15 साल है। घटना के बाद पीड़िता ने अपने पिता को इसकी आपबीती बताई, जिसके बाद पिता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। आरोपी का बेटा लोक लाज के भय से कुछ दिन चुप रहा, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी बुजुर्ग घर छोड़कर भाग गया है और आरोपी के बेटे ने उसके खिलाफ रोडू क्षेत्र के चिटगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है और शिकायत में कहा गया है कि 15 दिसंबर की शाम उसकी नाबालिग बेटी अपने दादा के साथ घर के अंदर खाना बनाने गई थी। इस दौरान दादा ने जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। आरोपी ने नाबालिग को किसी को कुछ भी बताने पर जो है जान से मारने की धमकी भी दी। ये भी कहा। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा पीड़िता की पीड़िता है उसकी मेडिकल जांच करवाई जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जो है वो छापेमारी कर रही है। तो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। दादा जो आप कह सकते हैं घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, पोती के साथ ऐसा कर सकता है। ये खबर जो है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सच में शर्मसार करने वाली खबर है। ऐसे लोग समाज में कलंक है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, बिलासपुर में पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली खबर है ये भी। पुलिस का काम क्या होता है, जो ये ड्रग्स लेते हैं उनको पकड़ना। तो इसमें एक पुलिसकर्मी ऐसा है जिसने जो है वो खुद जो है वो ड्रग्स का जो कारोबार उसमें शामिल है। आरोपी पुलिसकर्मी बतौर मतलब पुलिस में जो है वो तैनात हैं और इसके साथ ही 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बागी बिनौला में ट्रक से 6.84 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया है। इस मामले में पुलिस जवान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ट्रक को भी कब्जे में जब्त कर लिया गया है। घटना बीती देर रात करीब 12:30 बजे की है, जब सदर थाना के जो आईओ है संदीप कुमार अपनी टीम के साथ गश्त व नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान बिनौला में ट्रक की चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों 35 वर्षीय कुलदीप कुमार और 32 वर्षीय विशाल ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। एएसपी शिव कुमार चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि गिरफ्तार पुलिस जवान पहले विजिलेंस बिलासपुर में तैनात था और वर्तमान में उसकी जो तैनाती है वो जो है वो शिमला के लिए उसके आदेश हो गए थे। वहां पर वो बतौर चालक वहां पर उन्हें सेवाएं देनी थी, शिमला जिला के ये वहां पर देनी थी। लेकिन इससे पहले जो है वो अब ये पकड़ा गया। सूचना हमारे पास जो है वो ये है कि बिलासपुर में ये पकड़ा गया है, जो हमने जगह बताई आपको। लेकिन इसकी जो ट्रांसफर है वो बिलासपुर से शिमला के लिए हो गई थी विजिलेंस में और यहाँ पर ड्राइवर का, ये पुलिस में जो डिपार्टमेंट है उसमें ड्राइवर का काम करता था। लेकिन ये खुद जो है वो ड्रग्स के माफिया कह सकते हैं, ड्रग्स का जो माफिया चल रहा है कहीं ना कहीं, जो लोग समाज के लिए घातक हैं, ऐसे लोगों को आप जहां पर भी कोई चिट्टा बेच रहा है, किसी को दे रहा है, उसकी सूचना आप पुलिस को दें। ये आने वाले समय में जो हमारे अपने बच्चे हैं, जो हमारा पूरा प्रदेश के जो 12 जिलों के लोग हैं, उनके लिए घातक है। इनको बचाना, समाज में जो बुराइयां हैं उसको बढ़ावा देना है। तो ऐसे लोगों को, चाहे अपना भाई क्यों ना हो, सगा भाई क्यों ना हो, इसकी जानकारी आप पुलिस को दें ताकि वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे हो जो हमारे समाज को खराब कर रहा है और जो हमारे समाज में युवाओं को इसकी लत लगा रहा है। इसके अलावा शिमला जिला के रामपुर में पुलिस थाना तकलेश क्षेत्र के तहत एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने अपनी मां की मौत के 13 दिन बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें छात्रा ने बताया कि एक शख्स उसकी मां को लगातार परेशान और ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने खुदकुशी कर ली है। छात्रा ने बताया कि वह रामपुर में एक हॉस्टल में रहती है। 13 दिन पहले घर से उसे फोन आया कि उसकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए वो जल्दी घर आ जाए। ऐसे में जो छात्रा है उसी वक्त घर के लिए रवाना हो गई, लेकिन घर पहुंचते ही छात्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। छात्रा ने देखा कि उसकी मां की संदिग्ध हालत में लाश पड़ी हुई थी। शिकायत में छात्रा ने कहा है कि अपनी मां की मौत के कुछ दिन बाद जब वह मां का फोन इस्तेमाल करने लगी तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी मां को कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा था। उस व्यक्ति के पास उसकी मां की अश्लील फोटो थे। आरोपी ने उसकी मां को वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए मैसेज भी भेजे हुए थे, जिसमें आरोपी उसकी मां को बदनाम करने और उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दे रहा था। छात्रा ने इसके बाद तुरंत मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई। मृतका की बेटी ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं छात्रा की शिकायत के बाद जो है वो रामपुर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब आगामी कार्रवाई जो है वो कर रही है। एसएचओ रामपुर जयदेव बिष्ट ने कहा कि मामले में उन्हें शिकायत मिली है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस द्वारा मौके पर जाकर
पूछताछ की जाएगी और शिकायत में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दूसरे गांव का रहने वाला है और पूछताछ करने के बाद ही जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। तो ये चौंकाने वाली खबर है कि जो ब्लैकमेलिंग है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो ऐसे जो लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप खुदकुशी ना करें, ऐसे लोगों का जो है वो पर्दाफाश करें ताकि इस प्रकार की जो ब्लैकमेलिंग से जो खुदकुशी वाली घटनाएं प्रदेश में आ रही है, एक मामला ये वाला है और भी कई मामले ऐसे आते हैं, तो आप इसकी जो सूचना है वो पहले ही पुलिस में दे दें। इसके अलावा बात करें ऊना जिला मुख्यालय के चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के पास 67 वर्षीय सुभाष चंद्र का शव बरामद हुआ है। आज मृतक धर्मपुर का रहने वाला है और ये जो है वो पुलिस छानबीन कर रही है कि कैसे जो वारदात है वो वहां पर हुई है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, तो अच्छी खबर है जी, प्रदेश में बर्फबारी जो है आगामी समय में होने वाली है। 5 और 6 तारीख को प्रदेश में भारी बारिश बर्फबारी को लेकर के अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब जो है वो पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा और 6 और 7 तारीख को प्रदेश में जो है वो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिसमें शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, ये ऐसे जिले हैं जिनकी ऊंचाई वाले चोटियों पर बर्फबारी होगी। जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो प्रदेश में 4 तारीख की शाम से मौसम खराब हो जाएगा। 5 को जो है वो बर्फबारी कुछ क्षेत्रों में होगी। 5 से जो है वो कह सकते हैं आप, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और जो चंबा वाले क्षेत्र और जो कुल्लू वाले क्षेत्र वहां पर बर्फबारी होगी। 6 को जो है वो 5 और 6 को शिमला में, शिमला के जैसे कुफरी है, फागू है, नारकंडा है, मनाली है, तो यहां पर भी बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। अटल टनल रोहतांग में जो है वो 4 की शाम से ही बर्फबारी वाला जो मौसम है वो हो जाएगा। 4 तारीख के बाद प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर के अलर्ट हैं। तो 5, 4, 5 और 6, 5, 6 को अधिक बर्फबारी है, 4 को थोड़ा सा मौसम जो है वो कम खराब होगा। जो अधिक से अधिक, जैसे ऊंची लाहौल स्पीति जो ऊंची चोटी से रोहतांग पास है, इसके अलावा जैसे कुंजुम पास है, वहां पर बर्फबारी 4 से शुरू हो जाएगी। 5 और 6 को प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे पास थी आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है प्रदेश के विभिन्न जो कोने जो अपडेट है वो पहुंच सकें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।